तो हम लोग पिछले क्लास में सेफेलोकॉर्डाटा के पूरी कैरेक्टरिस्टिक फीचर को पढ़ लिए थे, उसके फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ लिए थे, उसके रिप्रोडक्शन सिस्टम के बारे में भी हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम लोग इस जो हेमिकॉर्डाटा और कॉर्डाटा का मेंबर होता है, तो हेमिकॉर्डाटा का मेंबर जो है उसके साथ कॉर्डाटा के मेंबर के क्या रिलेशनशिप होता है, आज हम इस चीज को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो कहते हैं कि इसके बारे में सबसे पहले एक साइंटिस्ट जिसका नाम था वेटसन, विलियम वेटसन ने 1885 ईस्वी में पहली बार ये हेमिकॉर्डाटा और हेमिकॉर्डाटा के बीच में सिमिलरिटी और उसके बीच में डिफरेंस को बताने की कोशिश किए थे। उन्होंने क्या कहा कि जो भी हमारे पास हेमिकॉर्डाटा का ऑर्गेनिज्म होते हैं और कॉर्डाटा का ऑर्गेनिज्म होते हैं, क्योंकि दोनों में नोटोकॉर्ड, जो हमारे पास नोटोकॉर्ड की कहानी होती है, दोनों का डिवीजन जो शुरू होता है ऑन द बेसिस ऑफ नोटोकॉर्ड चलता है। ठीक है, कहा कि दोनों में सिमिलरिटी के पास करें तो कहते हैं कि दोनों ऑर्गेनिज्म जो नोटोकॉर्ड होते हैं, यानी कि हेमिकॉर्डाटा और कॉर्डाटा का मेंबर होता है, दोनों ऑर्गेनिज्म में नोटोकॉर्ड पाए जाते हैं। सबसे बड़ी चीज, दूसरे अंदर जो इसके पास जो नर्व कॉर्ड होता है वह कॉर्डाटा का मेंबर हो या, तो इसमें जो होता है हॉलो नर्व कॉर्ड्स पाए जाते हैं। और दूसरी चीज कि इसमें क्या होते हैं, फेरेंजियल गिल स्लिट्स पाए जाते हैं। अब क्वेश्चन आती है कि ये बताइए कि आप तो कह दिए कि चलो हमारे पास दोनों के बीच में, यानी कि दोनों में दोनों ऑर्गेनिज्म में, कॉर्डाटा और हेमिकॉर्डाटा में दोनों चीज तीन तीन चीज सिमिलरिटीज पाई जाती है। ठीक है, यानी कॉर्डाटा में भी जो होता है नर्व कॉर्ड होता है और हेमिकॉर्डाटा में भी नर्व कॉर्ड होता है। तो फिर डिफरेंस कहां होता है? कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब आप बात करते हैं नोटोकॉर्ड का या नर्व कॉर्ड का और गिल स्लिट्स का, तो ये सिर्फ कॉर्डाटा में भी नहीं होता है, हेमिकॉर्डाटा में नहीं होता है। आप यूरोकॉर्डाटा पढ़ लो, सिफेलोकॉर्डाटा पढ़ लो, वहां पे भी ये पाए जाते हैं। तो फिर ये में छोटे छोटे डिफरेंस कहां होते हैं, क्या इसके अंदर जो सिमिलरिटी, तो कहते हैं कि इसमें जनरली जो क्या कहते हैं, जो हमारे पास फिजियोसेटिक मतलब कि जो हमारे पास फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप होता है, और जो फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप के अंदर जो मतलब सीधी सी बात होती है कि जो ऑर्गेनिज्म जो फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप होता है, इनके आधार पे जो है आगे चलकर हम लोग इसे छोटे छोटे कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। देखिए, हेमिकॉर्डाटा का मतलब ही होता है कि इसमें जो नोटोकॉर्ड होते हैं डेवलप जो होते हैं वो वेल डेवलप नहीं होते। मतलब जब कॉर्डाटा के मेंबर में कहते हैं कि जब हम आगे आपको पढ़ाएंगे कि जब आप यूरोकॉर्डाटा जब पढ़ना शुरू करेंगे तो वहां पे आप पढ़ेंगे कि जो नोटोकॉर्ड होता है वह इमैच्योर मतलब कि लार्वल कंडीशन में नोटोकॉर्ड तो पाया जाता है, लेकिन जैसे वो एडल्ट स्टेज में आता है नोटोकॉर्ड खत्म हो जाता है। तो ये जो हमारे पास कॉर्ड जो नोटोकॉर्ड उसके पाए गए, नोटोकॉर्ड के प्रेजेंस पे और उसके अब्सेंस के बेसिस में इसे बांटा गया। जो कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, जो नोटोकॉर्ड जो होते हैं एकदम हाई पूरे पूरे लाइफ टाइम तक डेवलप होता है, वेल डेवलप होता है। कुछ में तो है कि जो ऑर्गेनिज्म में कि नोटोकॉर्ड पाया तो जाता है पर कुछ समय पश्चात क्या होता है, वो खत्म हो जाता है। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हो जाए तो लार्वल स्टेज में पाए जाते हैं, बाद में क्या होते हैं, वो खत्म हो जाते हैं। तो इन सभी के बेसिस के आधार पर क्या किया गया कि इन पूरे ऑर्गेनिज्म को नोटोकॉर्ड के आधार पर ही मेनली जो होते हैं आगे चलकर कॉर्डाटा मतलब कि छोटे छोटे ग्रुप में डिवाइड किया गया। ठीक है, तो जो फाइलम कॉर्डाटा का सब फाइलम हमारे पास जब मिला कि हेमिकॉर्डाटा का जो ग्रुप मेंबर होता है वो कैसे काम करता है, तो कहते हैं कि आप सबसे पहले इसको लिख लीजिए। लिखने के बाद नीचे लिखिए ऑब्जेक्शंस। क्या क्या ऑब्जेक्शंस होते हैं? तो कहते हैं कि जो भी हमारे पास मॉडर्न वर्कर होते हैं हेमिकॉर्डाटा के पास, तो कहते हैं कि इसके पास जो हेमिकॉर्डाटा होता है उसके पास काफी लंबे समय तक नोटोकॉर्ड जो होते हैं, लेकिन सीधे से कहते हैं कि इसमें जो नोटोकॉर्ड होते हैं वो काफी लंबे समय तक नहीं पाए जाते हैं। तो आप इसमें लिख लीजिए, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न वर्कर्स, according to modern workers, hemichordata are no longer included under chordata because they do not possess chordate characteristic in a typical condition. They have raised mainly objections
उन्होंने क्या कहा कि जितने भी मॉडर्न वर्कर थे उसको हेमिकोडाटा को बहुत समय तक कोडाटा में नहीं रखे। क्यों नहीं रखे? तो इसके अंदर बहुत सारे ऑब्जेक्शन क्रिएट हुआ। वो कौन कौन सा ऑब्जेक्शन आप एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहला लिखिए, अ ट्रू नोटोकॉर्ड डज नॉट अकर्स इन हेमिकोडाटा। A true notochord does not occur in hemicodata, unlike that of the chordate. So it's called notochord. Is very small, is very short, ऐसे लिखो, very short, confined to proboscis and without any supporting function. It has no enclosing sheath as of found. It has no enclosing sheath as found around the notochord to the chordates. Notochord of chordates. It does not originate from roof of the larval architron, but a forward hollow projection of the foregut, foregut, gut. It has no relationship with blastopore. It lies ventral to dorsal blood vessels. Whereas the notochord of the chordates is always dorsal to main blood vessels. It is generally made of ordinary epithelial cell, while the notochord of chordates consists of large vacuolated cell. तो इन्होंने क्या कहा कि जो हेमिकोडाटा का मेंबर होता है उसके जो नोटोकॉर्ड होते हैं, इसके नोटोकॉर्ड में ब्लास्टोपोर्स पाए जाते हैं, इसके नोटोकॉर्ड में जो होते हैं क्या कहते हैं, सिलोमिक रीजन पाए जाते हैं, इसमें कई सारे सपोर्टिंग ऑर्गन्स होते हैं, मतलब कि इसके चारों तरफ सपोर्टिंग के रूप में, जैसे कोडाटा के जो नोटोकॉर्ड होते हैं चारों तरफ सपोर्टिंग ऑर्गन होते हैं, इसके अंदर कुछ नहीं होता है। तो जो नोटोकॉर्ड अब हेमिकोडाटा का होता है तो इसमें सपोर्टिंग ऑर्गन के चारों तरफ, जो नोटोकॉर्ड के चारों तरफ सपोर्टिंग ऑर्गन नहीं होता है, हेमिकोडाटा का जो नोटोकॉर्ड होता है वो ओपनिंग करता है, तहां पर उस पर छोटे छोटे क्या कहते हैं, ब्लास्टोपोर पाए जाते हैं। लेकिन ये जो कोडाटा का नोटोकॉर्ड होता है उसमें जो होते हैं चारों तरफ सपोर्टिंग ऑर्गन होता है और इसमें कोई भी क्या कहते हैं, ब्लास्टोपोर नहीं पाया जाता है। हेमिकोडाटा का जो नोटोकॉर्ड होता है वो जो डॉर्सली ब्लड वेसल्स उसमें पाए जाते हैं, ठीक है, लेकिन इसमें जो होता है छोटे छोटे पाउच के रूप में, क्या कहते हैं, एक वैक्यूल्स के रूप में ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं। तो ये दोनों कहानी अलग अलग होता है। इसमें सीधी सी बात होगी, जो भी हमारे पास कोडाटा नोटोकॉर्ड उसमें लार्ज वैक्यूलेटेड सेल पाए जाते हैं, लेकिन कह रहे कि इसी को आगे चलकर बैटसन ने 1885 ईस्वी में इसका नाम नोटोकॉर्ड दिया था। नोटोकॉर्ड शब्द जो है 1885 ईस्वी में बैटसन ने दिया, ठीक है, बड़ी मजेदार बात है। इसी को विली, एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम था विली, ने 1899 ईस्वी में इसका नाम रखा था एस्टोमोकॉर्ड। इसका नाम रखे थे एस्टोमोकॉर्ड, और वहीं हाइमन ने इसका नाम रखा था बक्कल डाइवर्टिकुलम। अब जरा देखो, कई जितने साइंटिस्ट आए हर किसी ने इसका अलग अलग नाम रख कर दिया।
तो इसमें ध्यान रखेंगे कि इसको हेमिकोडाटा मेंबर में क्यों नहीं रखा गया, क्योंकि कॉर्डाटा का जो नोटोकॉर्ड होता है उसके चारों तरफ एक सपोर्टिंग ऑर्गन्स के रूप के पास पाता है। इसमें ब्लास्टोपोर्स नहीं पाए जाते हैं, इसमें वैक्यूलेटेड ट्यूब या वैक्यूलेटेड सैक नहीं पाए जाते हैं, इसकी ब्लड वेसल जो होती है, और जबकि कॉर्डाटा के मेंबर में जो होता है उसमें वैक्यूलेटेड सैक भी पाया जाता है, उसके चारों तरफ सपोर्टिंग ऑर्गन भी होता है, इसके नोटोकॉर्ड वेल डिफाइंड होते हैं। तो इसके आधार पर क्या किया गया कि कॉर्डाटा को हेमिकोडाटा से अलग कर दिया गया। ठीक है, नोटोकॉर्ड के आधार पर। अब इसके बाद इसका दूसरा पॉइंट देखिए, द नर्वस सिस्टम ऑफ इनवर्टिब्रेट, द नर्वस सिस्टम ऑफ इनवर्टिब्रेट types which is being intraepidermal position and having ventral nerve cord and circumventric nerve ring which are absent in chordate. The dorsal tubular nerve cord is confined only to collar region in blanoglossus. तो क्या होता है कि हमारे बॉडी में जो नर्व कॉर्ड होते हैं वो लगभग जो कॉर्डाटा के ग्रुप के मेंबर होते हैं वो पूरे बॉडी में नर्व कॉर्ड पाए जाते हैं। कहते हैं कि इन जितने भी इनवर्टिब्रेट होते हैं सारे के सारे जो इनकी पोजीशन होती है या जो वेंट्रल नर्व कॉर्ड जो होते हैं वो सर्कमफ्रेंस नर्व सेल के साथ, यानी कि वो पूरी बॉडी में क्या करते हैं, एक पूरे एरिया में नोटोकॉर्ड फैले रहते हैं। मतलब ये पूरे एरिया को एक बार कवर करता है। लेकिन आप ब्लेनोग्लोसस के मेंबर को देखेंगे तो उसके नर्व कॉर्ड जो होते हैं वो आप ट्रंक एरिया में नीचे आ जाइए, वहां पे नोटोकॉर्ड जो होते हैं उसके काफी रेयर होते हैं। मैक्सिमम नर्व कॉर्ड जो होता है वो जनरल उसके ट्रंक मतलब कि उसके बॉडी रीजन में होता है। हेड में जो होता है वो लिटिल मात्रा में पाए जाते। तो वही बात कर रहा है कि इसमें सिर्फ नर्व कॉर्ड जो होता है वो कॉलर रीजन में सिर्फ ब्लेनोग्लोसस में होता है। अगर ब्लेनोग्लोसस को छोड़ दिया जाए तो इसके किसी भी रीजन में ऑर्गेनिज्म में कॉलर रीजन में क्या कहते हैं, नोटोकॉर्ड नहीं पाए जाते हैं। तो नोटोकॉर्ड के डिवीजन के आधार पर भी, पूरी बॉडी में डिवाइड ना होने के आधार पर भी इसको क्या किया गया, नोटोकॉर्ड से कॉर्डाटा को हेमिकोडाटा को अलग अलग कर दिया गया। ठीक है, इसका तीसरा पॉइंट लिखिए, द गिल स्लिट्स ऑफ ब्लेनोग्लोसस आर न्यूमेरस, डॉर्सल इन पोजीशन while they are 5 to 7, but lateral in higher chordates. तो सबसे अच्छी होती है कि जो इसमें आप गिल स्लिट्स की संख्या करते हैं तो कह रहा है कि जितने भी इसमें जो गिल स्लिट्स होते हैं वो काफी न्यूमेरस नंबर में पाए जाते हैं, लेकिन जो कॉर्डेट्स होते हैं उनमें अधिक से अधिक 5 से 7 गिल्स पाए जाते हैं। लेकिन आप हेमिकोडाटा मेंबर में देखेंगे कि बहुत सारे गिल स्लिट्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो गिल स्लिट्स के आधार पर हो गया, नर्वस सिस्टम के आधार पर हो गया और कॉर्डेट्स के आधार पर हो गया। चौथा पॉइंट लिख लीजिए कि absence of post and tail of metamerism separates hemichordate from chordata, which has post and tail and metameric segmented। मतलब कि जो भी कॉर्डाटा के जो हमारे पास कॉर्डाटा के मेंबर होते हैं, आप देखे होंगे कि मैक्सिमम कॉर्डाटा के मेंबर में जो होते हैं आप कभी कभी टेल, अब हमें आप जितने भी तो जो टेल की सेगमेंटेशन होती है, मतलब कि जो मेटामेरिक सेगमेंटेशन टेल के बेसिस पर किसी ऑर्गेनिज्म जो होते हैं टेल होते हैं और किसी ऑर्गेनिज्म में टेल नहीं पाए जाते हैं। तो जितने भी
अब जो हेमिकोटा का मेंबर होता है उस बॉडी में आपको टेल कहीं नहीं देखने को मिलेगा। हेमिकोटा के मेंबर में सीधा क्या होता है, ऊपर के पास प्रोबेसिस का, कॉलर का और ट्रंक रीजन होता है, टेल आपको कहीं नहीं मिलता है। लेकिन इसमें जो होते हैं कोटाटा के मेंबर में जो होते हैं टेल भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसके बेसिस पर हम आगे चलकर, तो पहली चीज हमारे पास कोटाटा, दूसरा नर्वस सिस्टम, तीसरा जो हमारे पास मिल गया वो क्या था, तीसरा जो था वह गिल स्लिट्स हो गया, और चौथा टेल। इस चार आधार पे हम कोटाटा को हेमिकोटाटा से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास चारों सिस्टम को फिर से नोटोकॉर्ड के आधार पर, दूसरा चीज नर्वस सिस्टम के आधार पर, तीसरा इसके गिल स्लिट्स के आधार पर, चौथा टेल के आधार पर हम क्या करते हैं, कोटाटा को हेमिकोटाटा से अलग करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद यहां तक तो हम लोग सीख लिए। अब इसके आगे की पॉइंट, तो अगला हमारे पास है एफिनिटी विथ क्या चीज, राइनोकोसिफेलिया। राइनोकोसिफेलिया का जो मेंबर होता है उसमें एक एग्जांपल होता है रिमेटेनिस। अगर इन दोनों में अगर हम कंपेयर करें, मैंने दोनों में कंपैरेटिव स्टडी करा, दोनों में कॉमन रिसेम्बलेंस मतलब कॉमन क्या होता है, तो कहते हैं कि इन दोनों ऑर्गेनिज्म में कॉमन जो होता है कि बॉडी और बॉडी जो होता है, बॉडी दोनों के ब्लेनोग्लोसस का और क्या कहते हैं नर्मेटिनेसिस का, दोनों का जो बॉडी होता है वह इलोंगेटेड होता है। ठीक है, बॉडी कैसा होता है, इलोंगेटेड होता है। साथ में इसमें वर्मी फॉर्म पाए जाते हैं विदाउट एनी एक्सटर्नल मेटामेरिज्म। ब्लेनोग्लोसस में भी एक्सटर्नल मेटामेरिज्म नहीं होता है, इनमें भी, नर्मेटिनेसिस में भी नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो उसके बाद कह रहा है कि इसमें जाहिर सी बात है, जिसमें इस तरह से जिन्हें ब्लेनोग्लोसस में एनस पाया जाता है उस तरह से इनमें भी एनस पाया जाता है। ब्लेनोग्लोसस का बॉडी जो होता है स्मूथ स्किन पाया जाता है। नर्मेटेनिस के भी मेंबर में जो स्किन होता है स्मूथ स्किन होता है। इसमें भी जो हमारे पास जिस तरह से इनके अंदर गोनेडल सेल पाए जाते हैं उस तरह से जो गोनेड या ग्लैंड्स होते हैं, इस तरह से नर्मेटेनिस में भी ग्लैंड्स पाए जाते हैं। इतना ही नहीं, इसमें जो नर्व प्लेक्सस होता है इनमें भी इंट्रोडर्मल नेक्स प्लेक्सस पाया जाता है, ब्लेनोग्लोसस में भी नर्व प्लेक्सस पाए जाते हैं। और इस तरह से ये पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म में गोनेड्स, ग्लैंड, नर्व प्लेक्सस, स्किन, बॉडी, ये सारे के सारे जो होते हैं दोनों में सिमिलर पाए जाते हैं। ठीक है, और इतना ही नहीं, दोनों ऑर्गेनिज्म जो होते हैं जिनकी फीडिंग करने की टेंडेंसी, जो सिलेटेड बॉडी होती है, फूड पार्टिकल्स आकर ट्रैपिंग होता है, वो दोनों काम ब्लेनोग्लोसस में भी और नर्मेटेनिस में भी, दोनों मेंबर में भी फीडिंग की प्रोसेस भी सिमिलर होती है। ठीक है, तो आप लिख लीजिए पहले पॉइंट में, द बॉडी ऑफ बोथ ब्लेनोग्लोसस एंड नर्मेटेनिया इज elongated vermiform without external metamerism with terminal anus with a smoothed skin containing unicellular glands and ectodermal nerve plexus and having metamerically arranged simple gonads। आप अगर हम तेज बोलते हैं तो आप वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं सिंपल गोनेड्स। दूसरे पॉइंट पे लिख लीजिए, बोथ हैज सिमिलर फीडिंग एंड ब्राउनिंग हैबिट्स। तो ये तो यहां तक हो गया। अब इसका तीसरा जो है एफिनिटी विथ फोरोनिडा। ठीक है, तो फोरोनिडा के एक साइंटिस्ट का नाम था एटी मास्टरमैन। ये जो साइंटिस्ट थे 1897 में इसके बारे में, इसके एफिनिटी के बारे में बताए थे कि इसका ब्लेनोग्लोसस के साथ इसका क्या रिलेशनशिप होता है। ठीक है, एटी मास्टरमैन ने 1897 में पहली बार इनके रिलेशनशिप बताए थे। और उन्होंने रिलेशनशिप में क्या बताया कि जो ऑर्गेनिज्म, जिस तरह से इनके ऑर्गेनिज्म होते हैं, मतलब कि इनका नेचर, नर्वस सिस्टम, इन दोनों ऑर्गेनिज्म का हैबिटेट और खासकर नर्वस सिस्टम दोनों के दोनों सिमिलर होते हैं, दोनों ब्लेनोग्लोसस में भी और फोरोनिडा के मेंबर में भी। पहले कैरेक्टर, दूसरे में भी जिस तरह से उनके अंदर असोफेगल डायवर्टिकुलम पाया जाता है, जिस तरह से ब्लेनोग्लोसस में असोफेगस डायवर्टिकुलम पाया जाता है, उसी तरह से इनके अंदर भी गैस्ट्रिक डायवर्टिकुलम पाया जाता है। तो असोफेगल डायवर्टिकुलम जो होता है ब्लेनोग्लोसस में होता है, और इसमें जो होता है वह यहां पर गैस्ट्रिक डायवर्टिकुलम पाया जाता है। ठीक है,
तो वहां ओसोफेगल डायवर्टिकुलम और यहां पर ब्लेनोग्लॉसस में ओसोफेगल डायवर्टिकुलम होता है, और इनमें जो होता है वह गोनेडल डायवर्टिकुलम होता है। ठीक है। और तीसरा जो होता है उसमें जो हमारे पास क्या कहते हैं, टर्नोरिया लार्वा पाया जाता है। ब्लेनोग्लॉसस में टर्नोरिया लार्वा पाया जाता है, और क्या कहते हैं, फ्रोनिडा में जो मेंबर होता है इसमें जो होता है एक्टिनोटॉर्क लार्वा पाया जाता है। ध्यान रहे, लार्वा केवल अंतर होता है, इसमें पाया जाता है एक्टिनोटॉर्क लार्वा, नाम क्या होता है, एक्टिनोटॉर्क TROCH, एक्टिनोटॉर्क लार्वा होता है। और इसमें क्या होता है ब्लेनोग्लॉसस में, टॉर्नेरिया लार्वा। तो दोनों में यहां डिफरेंस हो जाता है कि इनके लार्वा जो होते हैं वह अलग अलग पाए जाते हैं दोनों, लेकिन लार्वल स्टेज तो होते ही है, तो सिमिलरिटी हो गया, भले लार्वा का नाम बदल गया। तो सिमिलरिटी लार्वा भी पाए जाते हैं, दोनों ऑर्गेनिज्म की बॉडी और उनकी क्या कहते हैं हैबिटेट और नर्वस सिस्टम भी लगभग दोनों में क्या होते हैं, सिमिलर पाए जाते हैं। इसमें भी डायवर्टिकुलम होता है, लेकिन अंतर क्या है कि वहां पर असोफेगस, ब्लेनोग्लॉसस में असोफेगल डायवर्टिकुलम होता है, लेकिन जो क्या कहते हैं फ्रोनेडिया के मेंबर होता है इसमें जो होता है गोनेडल डायवर्टिकुलम पाया जाता है। ठीक है। और लास्ट होता है कि दोनों के अंदर रिप्रोडक्शन सिस्टम में जनरेशन की कैपेबिलिटी जो होती है दोनों में हाई प्रोफाइल होती है। मतलब जनरेशन की रीजनरेशन की प्रोबेबिलिटी जो होती है दोनों ऑर्गेनिज्म ब्लेनोग्लॉसस में भी और फ्रोनेडिया में भी, दोनों में जो होता है हाईली डेवलप होता है। तो आप एक काम करिए, एक एक करके लिखिए फटाफट। द नेचर ऑफ epidermal nervous system is similar in both cases. The nature of epidermal nervous system is similar in both cases. दूसरे पॉइंट पे लिखिए, the single esophageal diverticulum in Blenoglossus has after been compared with paired gastric। ध्यान रखना, सिंगल होता है किसमें, ब्लेनोग्लॉसस में, और प्रोबेसिस में पेयर्ड पाया जाता है। तो लिखिए आज कंपेयर्ड विथ पेयर्ड गैस्ट्रिक डायवर्टिकुलम ऑफ फ्रोनेडिया। और थर्ड में लिखिए एक्टिनोटॉर्क लार्वा ऑफ फ्रोनोसिस, ये फ्रोनेडिया का मेंबर था फ्रोनोसिस। हो गया। एंड टर्नोरिया लार्वा ऑफ ब्लेनोग्लॉसस, टर्नोरिया लार्वा ऑफ ब्लेनोग्लॉसस। और चौथा पॉइंट लिखिए, बोथ हैव ग्रेट पावर ऑफ रीजनरेशन, बोथ ऑफ ग्रेट पावर ऑफ रीजनरेशन। तो यहां तक हम लोग सीख गए। अब इसके बाद जो चौथा एफिनिटी हम लोग को सीखना है, तीसरा सीख लिए, चौथा एफिनिटी सीखना है वह है क्या चीज, फोगोनोफोरा। पोगोनोफोरा। अभी पोगोनोफोरा के साथ इसकी क्या रिलेशन होती है। एक साइंटिस्ट इसका नाम था मार्कस ने 1959 में इसके बारे में ज्यादातर रिलेशन स्टडी करना शुरू किए हेमिकोडाटा के मेंबर के साथ। और जब उन्होंने स्टडी करना शुरू किया तो वो पूरे ऑर्गेनिज्म को क्या किए कि डिवाइड करना शुरू किए, और कहे कि दोनों के ऑर्गेनिज्म के बीच में, यहां से उन्होंने पहले तो इसके बीच में सिमिलरिटी निकाला, और फिर उसके बाद इन दोनों ऑर्गेनिज्म के बीच में डिफरेंस क्रिएट करना शुरू किए। उन्होंने कहा कि दोनों ऑर्गेनिज्म जो हेमिकोडाटा होता है या फोगोनोसोमा का मेंबर होता है, दोनों जो होते हैं क्या होते हैं, एक्टोडर्मल होते हैं, यानी कि इन दोनों में इंटेरोकॉसल्स पाए जाते हैं, यानी कि इनकी जो ओकुलस पाए जाते हैं वो इंटेरोओकुलस होते हैं। ठीक है, या इसको कहते हैं कि इंटेरोसिलस कह सकते हैं आपकी जो सिलोमिक एरिया होता है। ठीक है। और उसके बाद दूसरी जो कहते हैं कि दोनों बॉडी में, यानी कि इनकी बॉडी में जो सिलोम जो होते हैं ये क्या करते हैं, जिस तरह से ब्लेनोग्लॉसिस की तीन बॉडी जो होती है, प्रोबेसिस का, कॉलर का, ट्रंक का, जो तीन भागों में, तीनों भागों में सिलोम पाया जाता है, उसी तरह से फाइनोसोमा के भी बॉडी में तीनों पार्ट में जो होते हैं सिलोम होते हैं। मतलब सिलोम के आधार पर हम इसको तीन सेक्शन में बांट दिए। उसमें जो होता है यूनाइटेड नहीं होता, सिंगल होता है, दोनों में अलग अलग होता है, और इसे ट्रंक रीजन में जो होता है वह
जो सबसे बेसिक रीजन में होता है उसमें क्या होता है, यूनाइटेड होते हैं। तो ये सिलोम के आधार पर करके बॉडी को 3 भाग में बांटे। तो इस तरह से, जिस तरह से ब्लेनोग्लोसस में 3 भाग में बांटते हैं, उस तरह से इनके अंदर भी 3 भाग में बांटते हैं। दूसरा होता है कि दोनों के केस में जो मीजोसोम और मेटासोम दोनों क्या होते हैं, सेप्टा से डिवाइड होते हैं, डिवाइडेड बाय सेप्टम। मीजोसोम और मेटासोम दोनों ओरिजिनल में सेप्टा द्वारा क्या करते हैं, डिवाइड होता है। मतलब उसके बीच में एक लेयरिंग होती है जहां पर मीजोसोम और मेटासोम बनता है, ठीक है। और चौथा पॉइंट जो होता है कि दोनों के अंदर इंट्रा एपिडर्मल नर्वस सिस्टम पाए जाते हैं, ठीक है। दोनों के अंदर इंट्रा एपिडर्मल नर्वस सिस्टम पाए जाते हैं। इसकी 5वां पॉइंट होता है कि इसके अंदर भी जो होता है क्या कहते हैं, जैसे एक प्रोबेसिस सैक की तरह स्ट्रक्चर होता है, जिससे हम लोग कहते हैं पेरिकार्डियल सैक। हम कहते हैं ब्लेनोग्लोसस के मेंबर के पास कि जो प्रोबेसिस कैरिया होता है यहां पर हार्ट पाया जाता है, तो एक तरह से पैकेज में होता है, यानी कि सैक जो होता है, सैक मतलब क्या होता है, पैकेट। तो एक पैकेट रूपी स्ट्रक्चर में जो होता है उसका हार्ट पाया जाता है। तो उस तरह से इनमें क्या होती है, पेरिकार्डियल सैक पाया जाता है। और दोनों के अंदर जो होता है गोनेट्स पाए जाते हैं। तो ये जो होता है, और गोनेट्स भी कहां पाए जाते हैं, इसके ट्रंक रीजन में पाए जाते हैं। गोनेट्स जो होता है इसके ट्रंक रीजन में होता है। तो कहते हैं कि दोनों में कॉमन कैरेक्टरिस्टिक फीचर यही होता है कि इनकी सुलोमिक रीजन, इनके ट्रंक, इसके गोनेट्स, ठीक है। तो इसके आधार पे क्या करते हैं कि हम दोनों में सिमिलरिटी लिखते हैं। तो आप लिख लीजिए पहले रिसेम्बलेंस, पहले डालिए रिसेम्बलेंस, आप पहले इसको लिख लीजिए। लिखिए इसमें द फॉर्मेशन ऑफ कोलोन इन बोथ हेमिकोडाटा एंड क्लोन बोथ हेमिकोडाटा एंड फाइगोनोफोर्स, आप यहां फाइगोनोफोर्स इज एंटेरोसिलोमस या एंटेरोसिलस या एंटेरोकोलोनस आप लिख सकते हैं। इंटेरो सिलोमस, CELOUS, एंटेरोसिलस हो गया। दूसरा लिखिए द बॉडी एंड सिलोम of both individual are divided into 3 regions. थर्ड पॉइंट में लिखिए in both case mesosomes and metasomes divided by septa या separated by septa. थर्ड लिखिए both has intraepidermal nervous system, both have intraepidermal nervous system. नेक्स्ट पॉइंट में लिखिए पेरिकार्डियल सैक इन सम फाइगोनोफोर। एंड नेक्स्ट लिखिए गोनेट्स आर फाउंड इन ट्रंक। तो ये इनके बीच में सिमिलरिटी हो गया। अब लिखिए डिफरेंस। अब यहां से शुरुआत की डिफरेंस। तो पहले लिख लीजिए फोगोनोफोर्स डिफर फ्रॉम ब्लेनोग्लोसस हैविंग प्रोटोसिफेलिक या प्रोटोसिलिक नेफ्रेडियल कॉक्लियोडक्ट या सिलोमिक या कोक्लियोमो या सिलोमिक डक्ट आप इसको पढ़ सकते हैं। आप इसको आपके ऊपर सिलोमिक डक्ट इसे पढ़िए, COELOMO सिलोमिक डक्ट एंड लैक इन एलिमेंट्री कैनाल। तो कहते हैं कि जो ये प्रोबेसिस एक्सटर्नल सिलोमिक एरिया होता है, ये जो होते हैं सिर्फ और सिर्फ क्या प्रोबेसिस डिफर कहां होता है कि हेमिकोडा। सबसे बड़ा चीज को ये
क्या कहते हैं कि जो सिलोमिक रीजन होता है ये क्या कहते हैं इसके एलिमेंट्री कैनाल रीजन में पाया जाता है, लेकिन मेलानोग्लोसस के एलिमेंट्री कैनाल में कभी भी सिलोमिक रीजन जो होते हैं वो नहीं होते हैं। तो यहां से इनकी सबसे पहले डिफरेंस होता है। दूसरा जो डिफरेंस होता है तो कहते हैं कि जो मेलानोग्लोसस में जो होता है वह नर्वस सिस्टम जो होता है वह प्रोटोसोम्स के अंदर पाए जाते हैं, लेकिन मेलानोग्लोसस में ऐसा जो नहीं होता है। तो जबकि ध्यान रखेंगे जो मेटासोम हमारे पास जो नर्वस सिस्टम जो होता है वो प्रोटोसोम और मिजोसोम दो कहानी होता है। तो प्रोबेसिस के जो क्या कहते हैं फैगोनोफोर्स होता है उसमें जो नर्वस सिस्टम होता है वो जनरली प्रोटोसोम्स के अंदर पाया जाता है, जबकि मिजोसोम्स के अंदर मेलानोग्लोसस का होता है। ठीक है, तो नर्वस सिस्टम दूसरा पॉइंट लिखिए, नर्वस सिस्टम कंसर्न्ड इन प्रोटोसोम्स, nervous system concerned in protosomes in Fogonophora, but in mesosomes in Hemicodata. in Hemicodata। ठीक है, तो ये है इसके चार डिफरेंस, इसके दो डिफरेंस हमको मिल गए, इसके नर्वस सिलोमिक रीजन और दूसरा इसका नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो चार हम लोग इसकी एफिनिटी पढ़ लिए। अब इसके बाद पांचवा एफिनिटी जो होता है वह एनेलिडा के साथ है। अब देखिए, तो जो इसके एनेलिडा के बारे में सबसे पहले जो इसके दोनों के बीच में सिमिलरिटी जो या डिफरेंस बताया तो इसका नाम था एस्पेंजल। एस्पेंजल ने क्या किया था 1893 में इन्होंने पहली बार इसके बारे में एक्सप्लेन किए और उन्होंने कहा कि जो भी हमारे पास इनकी रीजन जो होती है, मतलब इनकी जो फूडिंग कैपेबिलिटी, जो ग्रेजिंग कैपेबिलिटी जो होता है, मतलब कि फूड लेने की कैपेबिलिटी, मतलब कि जो टेक्निक होता है या उनके जो फंडामेंटल ऑर्गन होते हैं मिडगट, इंडिजेस्टन, ब्रोजिंग, यानी कि जो भी इसके पास जो फंक्शन होता है मेलानोग्लोसस का वो सिमिलर जो होता है एनेलिडा की तरह होता है। ठीक है, तो आप इसमें पहला पॉइंट लिखिए, हम एक एक लिखवा के फिर एक्सप्लेन करते हैं। लिखिए पहला, जनरल बॉडी, द जनरल बॉडी फॉर्म एंड Browning habit of tuberculous form alike tuberculous form alike and mud is ingested in browning. It is passed out from anus as casting। तो उन्होंने क्या किया कि जिस तरह से सीधी सी बात है फूड पार्टिकल्स को लेने की जो प्रोसेस है, फीडिंग प्रोसेस, पेट के अंदर में ब्राउनिंग गति, मूवमेंट करना, ये जितनी भी प्रोसेस, उसके बाद जो फूड डाइजेस्टेड हो गया, जो अनडाइजेस्टेबल पार्ट है उसका एनएस से बॉडी से बाहर निकाल देना, ये पूरी सिस्टम जिस तरह से मेलानोग्लोसस में होता है उसी तरह से एनेलिडा के मेंबर में भी होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखिए। हाँ, दूसरा पॉइंट क्या होता है कि जो मेलानोग्लोसस में से कॉलर पाया जाता है, कॉलर पाया जाता है मेलानोग्लोसस में। ठीक है, और उसी तरह से जो मेलानोग्लोसस में जो होता है कॉलर पाता है, उसी तरह से सिलिएट्स पाता है, सिलिटेट्स, SIETELLM, सिलिटेलम जिसको कहते हैं हम लोग, सिलिटेलम। सिलिटेलम जो होता है वह आप एनेलिडा का एक मेंबर होता है जिसका नाम होता है सिलिटेला, पाया जाता है एनेलिडा का एक मेंबर होता है, इसको कहते हैं अर्थवार्म। अर्थवार्म में जो होता है वो सिलिटेलम पाया जाता है। जिस तरह से इनके अंदर कॉलर पाया जाता है उसी तरह से इनके ऑर्गेनिज्म में सिलिटेलम पाया जाता है। तो आप लिखिए दूसरा पॉइंट, कॉलर ऑफ मेलानोग्लोसस इज सिमिलर टू सिलिटेलम ऑफ एनेलिडा, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा अर्थवार्म, अर्थवार्म, WORM, अर्थवार्म। ठीक है, तीसरा पॉइंट कि जिस तरह से इनमें जो हर्ट होते हैं वो डॉर्सल रीजन में पाए जाते हैं, उस तरह से अर्थवार्म में क्या कहते हैं एनेलिडा के मेंबर में भी हर्ट जो होते हैं वो डॉर्सल रीजन में पाए जाते हैं। तो तीसरा लिख लीजिए, डॉर्सल पोजीशन ऑफ हर्ट। नेक्स्ट पॉइंट में लिखिए, वैस्कुलर सिस्टम ऑफ मोस्ट हेमिकोडाटा like that annelida with blood flowing entirely
एंटीरियरली या इंटरनली या एंटीरियरली, आप एंटीरियर में आप बात करें, एंटीरियरली इन द डॉर्सल वेसल्स एंड पोस्टीरियरली इन द वेंट्रल वेसल्स। जिस तरह से एंटीरियर में डॉर्सल काम करता है, एंटीरियर में डॉर्सल वेसल्स और पोस्टीरियर में वेंट्रल वेसल्स, तो जिस उसी तरह से एनिलिडा के मेंबर में भी एंटीरियर रीजन में होता है वो डॉर्सल वेसल्स काम करता है और पोस्टीरियर में जो होता है वो वेंट्रल वेसल्स काम करता है। ठीक है, और लास्ट और अंतिम पॉइंट लिखिए, द टर्नोरियर लार्वा ऑफ हेमिकोडाटा appears like modified, उसमें क्या होता है, ट्रोकोस्फीयर, modified ट्रोकोस्फीयर लार्वा ऑफ एनालिडा, ब्रैकेट में लिख लीजिए पॉलीकिट वर्म्स जो होते हैं उसमें ट्रोकोस्फीयर पाया जाता है। ठीक है, तो ये है इनके बीच में मेनली क्या क्या इनकी सिमिलरिटी होती है। ठीक है, अब इनके बीच में डिफरेंस, तो कहते हैं कि इनके बीच में दो डिफरेंस होता है, जहां पर एनालिडा जो होता है वह क्या कहते हैं, ब्लेनोग्लॉसिस से अलग होता है। वो दो डिफरेंस कौन कौन से हैं? तो उसमें सबसे पहला डिफरेंस क्या होता है कि एनालिडा के पास फेरेंजियल गिल स्लिट्स नहीं पाए जाते हैं। पहली चीज, ना तो फेरेंजियल गिल स्लिट्स होते हैं, ना उसमें स्टोमक कॉर्ड को हो या बकल डायबेटिकुलम वो भी नहीं पाया जाता है। इसमें ना तो क्या कहते हैं ट्यूबुलर हमारे पास नर्व कॉर्ड होता है, ये सब चीजें तो ब्लेनोग्लॉसिस से पाया जाता है, वो कोई भी चीज एनालिडा में नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो आप पहले लिख लो उसमें एनालिडा डू नॉट हैव फेरेंजियल गिल स्लिट्स, buccal diverticulum and dorsal tubular nerve cord, but in blenoglossus all are found। ठीक है, और दूसरा पॉइंट में लिख लीजिए कि blenoglossus don't have double and solid ventral nerve cord। हो गया, तो देखो दोनों में क्या अंतर है। एक में कहता है कि एनालिडा के मेंबर में जो होता है नर्व कॉर्ड होता है वो संख्या में कभी कभी पेयर्स में पाया जाता है, दो नर्व कॉर्ड होते हैं, सॉलिड होते हैं, लेकिन ब्लेनोग्लॉसिस में नहीं पाया जाता है। पर ब्लेनोग्लॉसिस में क्या होता है, गिल स्लिट्स पाए जाते हैं, पर इनमें गिल स्लिट्स नहीं पाया जाता है। उसमें बकल डायबेटिकुलम, ब्लेनोग्लॉसिस में बकल डायबेटिकुलम पाता है जिसको हम आगे चलकर स्टोमोकॉर्ड्स कहते हैं, इसमें नहीं पाया जाता है। तो ये दोनों में बेसिक डिफरेंस थे, एक डिफरेंस हो गया। जो अब इसमें क्या होता है, जो दूसरा हमारे पास कहते हैं कि बहुत सारे जो लार्वल स्टेज होते हैं, लार्वल स्टेज ऑफ हेमिकोडाटा और क्या कहते हैं एनालिडा में जो डिफरेंस होता है, तो उसमें दूसरा पॉइंट लिखिए, द लार्वल ऑफ हेमिकोडाटा एंड एनालिडा आल्सो डिफरेंट। लार्वा ऑफ हेमिकोडाटा एंड एनालिडा also differ in following। उसमें पहला लिखिए, नेफ्रिडिया आर absent in टॉर्नेरिया लार्वा। दूसरा पॉइंट में लिखिए, प्री ओरल सिलोमी इज absent in ट्रोफोफोर प्री ओरल। और तीसरा लिखिए, इन ट्रोफोफोर ब्लास्टोफोर बिकम द माउथ, while in टॉर्नेरिया ब्लास्टोफोर बिकम द एनस। याद होगा आपको टॉर्नेरिया लार्वा का जब हम लोग सेक्शन पढ़ रहे थे कि ये जो ब्लास्टोपोर यहां का रीजन था, ये ब्लास्टोपोर आगे चलकर किसमें कन्वर्ट हुआ था, एनस में। लेकिन एनालिडा के मेंबर में जो ब्लास्टोपोर होता है वह कन्वर्ट किसमें होता है, माउथ में। तो दोनों में बिल्कुल अलग अलग कहानी है। ठीक है, तो इसके लार्वल स्टेज में भी क्या होता है, डिफरेंस पाया जाता है। क्लियर हो गया? तो लार्वल में
क्या कहते हैं, नेफ्रिडिया में जो होता है वह टर्नेरिया लार्वा नहीं पाया जाता है, प्री ओरल कोलोस्टिलोमिक एब्सेंट होता है, क्योंकि ट्रोफोस्पोर में, और तीसरा जो होता है ट्रोफोस्पोर में जो हमारे पास पढ़ते हैं, ट्रोफोस्पोर में जो ब्लास्टोपोर होता है, ब्लास्टोपोर जो होता है ट्रोफोस एनेलिडा का मेंबर का जो लार्वा ट्रोफोस्फेयर लार्वा होता है, उस वो जो होता है वो माउथ का निर्माण करता है, पर ब्लेनोग्लोसस का जो लार्वा टर्नेरिया लार्वा होता है उसका जो ब्लास्टोपोर होता है वो सीधा एनस का निर्माण करता है। मतलब ब्लास्टोपोर चेंज होता है एनस में, जबकि टर्नेरिया क्या कहते हैं, जबकि एनेलिडा का जो मेंबर होता है उसका जो लार्वा होता है वो क्या किस में कन्वर्ट होता है, माउथ में। ठीक है, तो ये जो है इसके बीच में मेनली डिफरेंट होता है। ठीक है, और अब आप छठवां डिफरेंस लिखिए, छठा पॉइंट में लिखिए एफिनिटी विथ इकाइनोडर्मेटा, एफिनिटीज विथ इकाइनोडर्मेटा या इकाइनोडर्मेट्स। तो कहते हैं कि इन दोनों के बीच में जो हमारे पास दोनों के बीच में इकाइनोडर्मेटा और हेमिकोडा का मेंबर में जो होते हैं थोड़ी सी डिफरेंस पाई जाती है। कहते हैं दोनों के बीच में क्वाइट डिफरेंस होता है, तो आप लिख लीजिए एडल्ट हेमिकोडा एंड इकाइनोडर्मेटा आर स्ट्रक्चरली quite different and it is difficult to suspect any phylogenetic relationship between them। मतलब इन दोनों के बीच में डिफरेंस करना काफी डिफिकल्ट होता है, दोनों लगभग एक जैसे पाए जाते हैं। उसमें पहला पॉइंट लिखिए, द सिलोमिक इज सिलोमिक एज या सिलोम इज इंटेरोसिलस एंड इज डिवाइडेड इनटू सक्सेसिव पार्ट filled with sea water to serve as a hydraulic mechanism, hydraulic mechanism। ठीक है, मतलब कि दोनों में जो होते हैं क्या करते हैं, दोनों में लगभग एक जैसे पाए जाते हैं। दूसरे पॉइंट में लिखिए द हार्ट वेसल्स एंड glomerulus of hemichordata are related to the dorsal sac and axial gland of echinodermates, which combine the vascular and excretory function। हो गया। तो जिस तरह से इनके ब्लेनोग्लोसस के मेंबर में जो हर्ट होता है वो डॉर्सल रीजन में पाए जाते हैं, डॉर्सल सैक का निर्माण करता है, उस तरह से इकाइनोडर्मेटा के मेंबर में भी जो हर्ट होते हैं वह क्या करते हैं, डॉर्सल रीजन में पाया जाता है। जिस तरह से इनके अंदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स जो होते हैं, एक्सक्रीटरी ग्लैंड्स पाए जाते हैं, उसी तरह से उनके अंदर भी सिमिलर लोकेशन और सिंपल पोजीशन में जो होते हैं वह एक्सक्रीटरी ऑर्गन भी पाए जाते हैं। ठीक है, और तीसरा लिख लीजिए बोथ हैव नर्वस सिस्टम, बोथ ऐसा लिखिए इन बोथ द नर्वस सिस्टम इज पुअरली डेवलप। ध्यान रखना, इस मार्क कर लेना इस लाइन को, दोनों में नर्वस सिस्टम जो होता है पुअरली डेवलप होता है, पुअरली डेवलप्ड इज confined to a skin forming epidermal nerve plexus। और पांचवा में लिखिए both have remarkable power of regeneration। ठीक है, तो इसमें इतना कहानी इसमें होता है। कहते हैं कि इसमें जो कभी कभी एक इकाइनोडर्मेटा का जो मेंबर होता है, इसके जो लार्वल में जो संबल होते हैं, टर्नेरिया लार्वा जो ब्लेनोग्लोसस के अंदर पाया जाता है,
और इनकी जो स्टिकिंग स्ट्रक्चर जो होता है, जो चिपकने की स्टिकिंग स्ट्रक्चर होता है, इन लगभग ग्लेनोग्लॉब क्या कहते हैं, इनके एकाडर्मेटा के जो लार्वा होते हैं लगभग एक जैसे इनकी कहानी मिलती है। एक साइंटिस्ट जिसका नाम था जॉन्स JOHANESS जॉन्स मूलर 1850 में, क्रॉन 1854 में, और एक और साइंटिस्ट का नाम था एगेसिज 1864 में। ये सभी लोग क्या किए थे, इसके बारे में स्टडी किए टॉर्नेरिया लार्वा का। देखिए कि दोनों की स्ट्रक्चर जो था लगभग फंक्शन स्ट्रक्चर सबको सब लगभग एक तरह से मिला। ठीक है। बाद में एक साइंटिस्ट आए थे जिसका नाम था मैस्किनोफ 1870 में। इन्होंने क्या किया कि जो लार्वा हमारे जो क्या कहते हैं इसका एपिडर्मिस का जो लार्वा, एपिडर्मिटा का जो लार्वा है जिसको हम लोग कहते हैं इंटेरोफिनिस्ट ENTEROPNEUST इंटेरोफिनिस्ट। ये जो हमारे पास इनके जो लार्वा थे, इनमें इन्होंने क्या किया कि दोनों को एक कॉमन रिसेंबल किया। देखा कि जब इनके इंटेरोफिनिस्ट जो कि एकाडर्मिटा का लार्वा होता है, इसको उन्होंने क्या किया कि कंपेयर स्टडी करना शुरू किया। ठीक है। और कहा कि देखें कि दोनों में क्या क्या सिमिलरिटी मिलती है। तुमने कहा कि लगभग दोनों में एक जैसे सिमिलरिटी मिली। क्या क्या सिमिलरिटी मिला, आप पहला पॉइंट में लिख लीजिए, ऐसा लिखिए, द लार्वा ऑफ बोथ ग्रुप पॉजेज सम कॉमन रिसेंबलेंस। दोनों में कॉमन क्या क्या मिला, उसमें लिखिए पहला स्मॉल, प्लेजिक, ओवल एंड ट्रांसपेरेंट। छोटा होता है, ओवल होता है और ट्रांसपेरेंट होता है। ठीक है। दूसरा पॉइंट में लिखिए द सिलिएटेड बैंड इज आइडेंटिकल एंड फॉलोज द सेम कोर्स इन द टॉर्नेरिया एंड ऑरिकुलेरिया। इसका एक और जो ऑरिकुलेरिया लार्वा एंड एक और इसका लार्वा होता है ऑरिकुलेरिया लार्वा एंड बीपी नारिया। स्पेलिंग होता है BIPINNARIA बिपनेरिया। थ्रू द टेलोटॉर्क एंड आई स्पॉट्स ऑफ टॉर्नेरिया आर absent इन एकाडर्मेटा लार्वा। थोड़ा सा अंतर हुआ, आई स्पॉट्स जो होता है टॉर्नेरिया लार्वा में पाया जाता है, लेकिन एकाडर्मेटा के लार्वा में जो होता है आई स्पॉट्स नहीं पाए जाते हैं। ठीक है। तो क्या लिख लिए, थ्रू द टेलोटॉर्क एंड आई स्पॉट्स ऑफ टॉर्नेरिया आर absent इन एकाडर्मेटा लार्वा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में लिखिए द एलिमेंट्री कैनाल हैज सेम शेप एंड साइज। ध्यान रखिए कितना इंटरेस्टेड बात है, सेम शेप एंड सेम डिवीजन इनटू फॉरगॉट, स्टोमक एंड इंटेस्टाइन इन हेमिकोडाटा एंड एकाडर्मेटा लार्वा। चौथा लिखिए इंटेरोसिफेलिक या इंटेरोसिलिक ओरिजिन एंड सिमिलर डेवलपमेंट ऑफ सिलोम। सिलोम का भी स्ट्रक्चर, एसोफेगस का भी स्ट्रक्चर, लार्वल शेप साइज सब सिमिलर। और पांचवा लिखिए बोथ ग्रुप है ब्लास्टोपोर बिकम, क्या बनता है, एनएस बनाता है। तो बोथ ग्रुप ब्लास्टोपोर बिकम लार्वल एनस एंड लास्ट पॉइंट में द क्लीवेज एंड गैस्ट्रुलेशन फॉलोड सेम पैटर्न।
तो मतलब कि उसका शेप साइज, उसके क्या कहते हैं, उसका लगभग जितना लार्वल स्टेज होता है, ब्लास्टोपोर जो होता है एनएस का फॉर्मेशन करता है, या जो उसका डिवीजन का जो रूल होता है कि कब प्राइमरी कैसे सेकेंडरी कैसे डिवाइड होता है, कब गैस्ट्रेशन शुरू होता है, ब्लास्टोमियर कैसे बनता है, ये सारी प्रोसेस जैसे जैसे ब्लेनोग्लोसस फॉलो करता है उसी प्रोसेस को जो होता है वह इकानोडर्मेटा भी फॉलो करता है। 2-3 डिफरेंस होता है, आप लिख लीजिए डिफरेंस, हेमिकोडाटा और इकानोडर्मेटा के बीच में डिफरेंस क्या होता है। उसमें सबसे पहला डिफरेंस आता है, लिखिए, द टर्नेरिया लार्वा सो प्रीसेम्स ऑफ एपिकल प्लेट, प्रीसेम्स ऑफ PRESEMCE, प्रीसेम्स ऑफ एपिकल प्लेट विथ sensory hair and eye spot and telotorch which are absent in इकाइनोडर्मेटा लार्वा। अभी हमने कहा कि इसके ऊपर जो होता है सेंसरी हेयर्स पाए जाते हैं, क्या कहते हैं, टीलो रिसेप्टर पाए जाते हैं, आई स्पॉट्स पाए जाते हैं, लेकिन टॉर्नेरिया क्या कहते हैं इकाइनोडर्मेटा के लार्वा में नहीं पाया था। मैंने ऊपर ही लिखवाया था कि इन दोनों में क्या होता है, डिफरेंस कहां आता है कि इसके इकाइनोडर्मेटा का जो ब्लेनोग्लोसस का जो लार्वा होता है उसके ऊपर जो होता है टच रिसेप्टर पाया जाता है, साथ ही में उसके ऊपर आई स्पॉट्स पाए जाते हैं, लेकिन ये सब चीजें जो होती हैं वह इकाइनोडर्मेटा के मेंबर के लार्वा में नहीं पाया जाता है। ठीक है, और इसका दूसरा डिफरेंस लिख लीजिए, प्रोटोसिल इज सिंगल इन टॉर्नेरिया लार्वा, प्रोटोसिल सिंगल्स इन टॉर्नेरिया लार्वा बट पेयर्ड इन इकाइनोडर्मेटा लार्वा। आपको अगर याद होगा लार्वा स्ट्रक्चर प्रोटोसिल जो था सिंगल स्ट्रक्चर में था, जो आगे चलकर डिवाइड हुआ फिर उसका बॉडी डेवलपमेंट शुरू हुआ, लेकिन इसमें जो होता है इकाइनोडर्मेटा के जो लार्वा होते हैं उसमें जो होते हैं उसकी संख्या पेयर्ड होती है। ठीक है, तो ये पूरी कहानी है, एफिनिटी है हेमिकोडाटा के मेंबर के साथ अदर मेंबर के क्या रिलेशनशिप है, क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो ये सब चीजों के बाद ये इसके साथ जो हम लोग सिमिलरिटी और डिफरेंस पढ़े हैं, ये खासकर बहुत ज्यादा आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, आप कॉन्सेप्ट याद रखने के लिए आप तैयार इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद जब हम लोग इसके साथ ही अगर हम बात करें तो ये चैप्टर जो है आपका समाप्त हो गया, और इस चैप्टर के बाद जो हमारे पास जो ब्लेनोग्लोसस की कहानी थी, अब इस ब्लेनोग्लोसस के बाद हम जब आगे की तरह चैप्टर बढ़ेंगे तो जो इसका दूसरा चैप्टर हमारे पास होगा, जो कि अभी तक तो हम लोग सीख रहे थे किसका, ब्लेनोग्लोसस की कहानी। अब जो ब्लेनोग्लोसस की कहानी के बाद जब हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर की तरफ हम लोग बढ़ेंगे और जहां से हम सीखेंगे सिफेलोकोडाटा, जो हमारे पास अगला चैप्टर होगा उसका नाम होगा सिफेलोकोडाटा। सिफेलोकोडाटा में हम लोग पढ़ेंगे एम्फियोक्सिस के बारे में, कि एम्फियोक्सिस थोड़ा सा क्रिटिकल स्ट्रक्चर है, बहुत उसमें अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर उसमें बनाया जाता है। ठीक है, तो थोड़ा सा सिफेलोकोडाटा का जो मेंबर है एम्फियोक्सिस, जो उसका हम लोग को डिटेल सीखना है, तो थोड़ा डिफिकल्ट है, पर उतना भी डिफिकल्ट नहीं है कि जहां से हम लोग को समझ में नहीं आए। ठीक है, तो जो हम अगला लेक्चर हम लोग का अपलोड होगा वो होगा आपका सिफेलोकोडाटा का, सिफेलोकोडाटा फिर उसके बाद यूरोकोडाटा। ठीक है, तो आज आई होप अगर आपको किसी तरह की कोई दिक्कत होगा तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिएगा, उस टॉपिक को हम दोबारा एक शॉर्ट वीडियो बनाकर अपलोड कर देंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।